नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार और खबरों की शुरुआत लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वितरण कार्यक्रम के दौरान कई अन्य नेता भी यहां पर मौजूद रहेंगे और सुबह 11 बजे लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित होगा। तो सुबह 11 बजे लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री की कोशिश हमेशा से रही है कि युवाओं को सशक्त बनाया जाए, फिर चाहे उनकी शिक्षा की बात हो, उनके भविष्य की बात हो, उनके रोजगार की बात हो, उनको अच्छी शिक्षा देके उन्हें काबिल बनाने की बात हो। और जब परीक्षाओं में बेहतर स्थान प्राप्त करने वाले और चयनित अभ्यर्थियों का भी मनोबल बढ़ाने के लिए वो कई बार इस तरह का कार्यक्रम करते हैं, खुद उन्हें अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देते हैं और उन्हें एक दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपको कैसे बेहतर उत्तर प्रदेश बनाना है, बेहतर समाज बनाना है, बेहतर देश बनाना है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये आज का कार्यक्रम है और 11 बजे लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, 11 बजे लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ऐसे नियुक्ति पत्रों का वितरण कर रहे हैं। आज भी यूपी लोक सेवा आयोग से चयनित 495 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो विभिन्न अलग अलग स्ट्रीम से चयनित होकर आए हैं, उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित करने वाले हैं। हालांकि इस दौरान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, साथ ही साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, ऊर्जा और नगर विकास मंत्री ए के शर्मा, कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। क्योंकि ये भर्ती किसी एक विभाग की नहीं है, विभिन्न विभागों की है जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आए हैं, जिसमें डिप्टी कलेक्टर हैं, पुलिस उपाधीक्षक है, सहायक नगर आयुक्त है, खंड विकास अधिकारी है, वित्त लेखा अधिकारी है, उपकारापाल है जो कि कारागार विभाग से जुड़े हुए हैं, अग्निशमन के अधिकारी हैं, उप निबंधक स्तर के हैं जो कि रजिस्ट्रार विभाग से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ नायब तहसीलदार स्तर के भी अधिकारी हैं, जिनका आज नियुक्ति पत्र वितरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद 11 बजे ये कार्यक्रम लोक भवन में होना है, जिसमें मुख्यमंत्री इन अधिकारियों को, जिनको लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने चयनित कर लिया है, उनको मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र वितरित करने जा रहे हैं। क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि जो एक लक्ष्य तय है कि 100 दिन, 3 माह, 6 माह, 1 साल में कितने ऐसे पद होंगे जो सरकारी और साथ ही साथ दूसरी सेवाओं में उनको समायोजित किया जाएगा, कहीं ना कहीं उस दिशा में एक और कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उठाया जा रहा है। आज भी 495 ये विभिन्न विभागों में जो चयनित हुए हैं अधिकारी, जिनको लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने चयनित किया है, उनको मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र वितरित करने जा रहे हैं। एसके वाजपेयी, चूंकि हमने देखा मुख्यमंत्री ने कैसे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया है ताकि जो युवा हैं वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें, परीक्षा में उत्तीर्ण कर सकें, बेहतर परिणाम ला सकें, और जब वो बेहतर परिणाम लाते हैं तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भी कई कार्यक्रम किए जाते हैं। यहाँ पे भी जो अभ्यर्थी हैं उनका मनोबल बढ़ाने की ही एक कोशिश है कि कैसे वो बेहतर समाज बनाए। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि ये नए चयनित अधिकारी हैं और सीधे तौर पर अगर हम इसमें देखेंगे तो क्लास 3 और क्लास 2 के ये अधिकारी हैं और सीधे तौर पर जब ये कुछ दिन काम करेंगे तो कहीं न कहीं इनका प्रमोशन होगा, बड़े पदों पर तैनाती होगी। तो उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब इनको आज नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे तो उन विषयों के बारे में बताने की कोशिश होगी कि बहुत सारी ऐसी विषम परिस्थितियां भी उनकी सर्विस के दौरान आएंगी, उस दौरान उनका आचरण किस तरीके से रहेगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, वो भी अपने समय में जब वो किसी ऐसे पद पर बैठे हों तो उस दौरान भी चीजों को इस तरीके से आगे बढ़ाएं। तो जहां एक तरफ प्रोत्साहन भी होगा और कहीं न कहीं जो नए अधिकारी उत्तर प्रदेश के प्रशासन में शामिल हो रहे हैं तो उनको भी एक संदेश देने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस कार्यक्रम के जरिए से होगी। और कहीं न कहीं एक संदेश उन अभ्यर्थियों के बीच को भी जाएगा जो कहीं न कहीं लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो परीक्षाएं दे रहे हैं और जो चयनित हो चुके हैं, उनको एक मैसेज इस कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप इस कार्यक्रम पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे फिर जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल वाराणसी दौरा है और कल पीएम अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे। यहां टीबी मुक्त पंचायत पहल का वो शुभारंभ करेंगे और वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तो कल वाराणसी के दौरे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। उनका संसदीय क्षेत्र है और जब भी वाराणसी आए हैं तो हमेशा कोई ना कोई सौगात यहां के लोगों को दी है। कल भी जब वो आएंगे तो कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे, समीक्षा भी करेंगे और बैठक भी करेंगे। टीबी मुक्त पंचायत पहल का शुभारंभ भी वो करेंगे। इसके अलावा वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में रहेंगे। और खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस विभाग में ड्यूटी पे बने रहेंगे 25,000 होमगार्ड। यूपी गृह विभाग से 1 साल के लिए अनुमति मिली है और 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अनुमति मिली है। सिपाहियों की रिक्तियों के सापेक्ष में होमगार्ड ये जो हैं वो काम कर रहे हैं और कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन में इनका अहम योगदान है, अहम रोल है और उसी में वो लगे हैं। 1 साल और 25,000 होमगार्ड के जो कार्यकाल है उसको एक तरीके से बढ़ाया गया है, यानी 1 साल तक और वो काम इस तरीके से कर पाएंगे और कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन में ये होमगार्ड लगे हैं। तो पुलिस विभाग में ड्यूटी पे बने रहेंगे 25,000 होमगार्ड और यूपी गृह विभाग से 1 साल के लिए अनुमति मिली है। और खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ में 1 दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का मैच होगा और बीसीसीआई ने 12 खेल मैदानों की लिस्ट जारी की है जिसमें लखनऊ का नाम भी है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। लखनऊ बेंगलुरु यानी लखनऊ के अलावा जो दूसरे शहर है जहां पे मुकाबले होंगे 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, जहां पे लखनऊ के अलावा बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, धर्मशाला, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, इंदौर, राजकोट, मुंबई और अहमदाबाद भी शामिल हैं। यानी यहां पर भी क्रिकेट वर्ल्ड कप के जो 1 दिवसीय मैच हैं, वनडे इंटरनेशनल मैच हैं, वो यहां खेले जाएंगे। 5 अक्टूबर से भारत में 1 दिवसीय वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है और लखनऊ में भी मुकाबला खेला जाएगा। और यूपी में लगातार कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ने लगे हैं, जो शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा रहे हैं। कोविड मरीजों की संख्या 110 तक पहुंच चुकी है। होली के बाद तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। होली से पहले सिर्फ पूरे प्रदेश में 50 मरीज थे, जबकि अभी आज की तारीख में यह संख्या 110 तक पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड जांच का दायरा बढ़ाया है और प्रधानमंत्री की समीक्षा के बाद यूपी में निगरानी और तेज कर दी गई है। कोरोना नियमों का पालन कराया जा रहा ताकि लोग लापरवाही ना बरतें और कोरोना के मामले और ना बढ़ें। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट दिखाई दे रहा है। 110 मामले हो चुके हैं अब तक। 50 मामले होली से पहले थे और होली के बाद ये 2 गुने से ज्यादा हो चुके हैं। और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रयागराज में तैनात 8 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है। इसमें 1 इंस्पेक्टर हैं, 3 दारोगा हैं और कुल 8 पुलिसकर्मी हैं जिनका तबादला किया गया। अतीक से नजदीकियों के चलते तबादले की आशंका जताई जा रही है और गोपनीय जांच में 8 पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है। 8 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया और इनकी भूमिका जो है वो संदिग्ध पाई गई। जांच में, गोपनीय जांच में 8 पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। और प्रयागराज से खबर, जहां उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी जानकारी, और इसमें प्रयागराज में तैनात 8 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। और तबादला इसलिए किया गया, इसमें 1 इंस्पेक्टर है, 3 दारोगा हैं, कुल 8 पुलिसकर्मी हैं। और तबादला इसलिए किया गया चूंकि इनके अतीक से करीबियां की संदिग्ध जानकारी जो है और भी कई चीजें इनके खिलाफ मिली। अतीक से नजदीकियों के अलावा इनकी भूमिका भी संदिग्ध रही। और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक और खबर, जहां अतीक के दफ्तर से करीब 74 लाख से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है और 74,62,000 कैश मामले में
ईडी की अब एंट्री होगी और ईडी की टीम ने लाखों की बरामदगी मामले की जांच वो करेगी। रुपयों के सोर्स की जानकारी इकट्ठा करेगी ईडी और गिरफ्तार आरोपियों का बयान भी दर्ज किया जाएगा। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, इस मामले में चूंकि जो अतीक का दफ्तर है जहां से कैश बरामद हुआ था, अब ईडी की भी एंट्री होने वाली है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दो कि 74 लाख रुपए कैश और उसके साथ ही हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। इसमें आतिक अहमद और उनके सहयोगियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। इसी बीच में 74 लाख रुपए की बड़ी रकम बरामद हुई है। तो कहीं ना कहीं ईडी पूरे बैंक इस कांड में इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि 74 लाख रुपए की बड़ी रकम बरामद हुई है। ये रकम कहाँ से आई थी, किसने अतीक के ऑफिस में रखी थी, इन तमाम मामलों पे जो है ईडी पड़ताल करेगी कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस पहले से ही चल रहा है। तो ऐसे में ईडी की जब एंट्री होगी तो कहीं ना कहीं अतीक अहमद और उनके लोगों की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड किस तरीके से अंजाम दिया गया, उसके बाद ये बड़ी रकम बरामद हुई है। इससे साफ होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला था उसका सच्चा सबूत अब ईडी के हाथ लगते हुए नजर आ रहा है। देखना होगा कि ईडी खुद मामले की पड़ताल करेगी, फिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया नीलेश जानकारी के लिए। तो अब इस मामले में ईडी की भी एंट्री होने वाली है और ईडी भी इसमें कई एंगल से इस मामले की जांच करेगी कि ये कैश कहां से आया। इसके अलावा जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। और खबर गाजियाबाद से है, जहां कुट्टू का आटा खाने से करीब 6 गांव के 50 लोग बीमार हो गए। मोदीनगर के निवाड़ी थाना क्षेत्र के 50 लोग बीमार हैं, अलग अलग गांव के, और लोगों को मोदीनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर कुछ लोग झोलाछाप डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं। मिलावटी कुट्टू का आटा खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी। यानी ये दरअसल नवरात्रि के दौरान इस आटे का इस्तेमाल किया जाता है और कई बार इस तरह की खबरें कई शहरों से आती हैं कि इसका बना खाना खाने के बाद लोग बीमार हुए, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी, उन्हें अस्पताल तक में भर्ती कराया जाता है। और एक बार फिर गाजियाबाद से मामला सामने आया जहां करीब 50 लोग बीमार हो गए। तो इन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मोदीनगर के निवाड़ी थाना क्षेत्र के करीब 6 गांव, जिनके 50 लोग बीमार हो गए। हमारे परिवार के 6 सदस्य हैं, जिसमें कि 3-4 बच्चे हैं, एक बड़े वाला भाई है और एक मेरी वाइफ है। हम डबाने के रहने वाले हैं जी। डबाना निवाड़ी थाना क्षेत्र। हाँ जी। अच्छा, लगभग कितने लोग अभी यदि बात करें तो लोग कम से कम 35 आदमी जीवन के हॉस्पिटल के अंदर है। मैं कहूँ तो आपको दिखा सकता हूँ सबको। अच्छा, 35 आदमी है सभी, और खून की उल्टी रोड पे लगी हुई थी आदमियों को, जो मरीज थे और चक्कर खा खा के गिर रहे थे। उन्हें यहाँ जब जगह नहीं है, इन्होंने भी बहुत मदद करी, जगह नहीं मिली, ये क्या करते हैं, इन्होंने फिर रेफर कर दिए। अच्छा, अभी यदि बात करें यहाँ पर जो मरीज एडमिट हैं, लगभग कितने गांवों से लोग बाग आए हुए हैं? ये कम से कम 10 गांव से हैं। एक सोंदा, डबाना, नंगला, सीकरी, शेरपुर, ये और कुछ ऐसे हैं जो मेरी नज़रों में नहीं है, न गाँव के नाम याद नहीं है, पर मरीज है, सबके मरीज दिवा दो मोदनगर। 35 से 40 लोग। हाँ हाँ, यहाँ पे है। कुछ हमारे गांव डबाने में ऐसे मरीज हैं जिनके पैसों की समस्या से भी अस्पताल में नहीं जाने पाए। हमारे परिवार जितेंद्र गौतम हमारे संवाददाता गाजियाबाद से ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, बड़ी खबर है, बड़ा मामला है, जहां 50 से ज्यादा लोग अचानक बीमार हो गए। बताया जा रहा है इन्होंने कुट्टू का आटा खाया, उस वजह से बीमार हुए। बिल्कुल, देखिए, इन लोगों को बताया जा रहा है कि कुट्टू के आटा खाने से जो है ये लोग बीमार हुए हैं। और सबसे बड़ी जो इसमें अहम लापरवाही निकलकर सामने आ रही है वो गाजियाबाद खाद्य विभाग के सामने आ रही है कि जब उनको पता था कि इस तरह का सीजन चल चुका है और मिलावटखोर जो है वो इस समय एक्टिव हो जाते हैं, तो क्या जो है गाजियाबाद के फूड विभाग की टीम कर रही थी, क्या उन्होंने अभी तक अपनी जांच नहीं की थी? तमाम ऐसी चीजें हैं जो शक के दायरे में है। और वहीं दूसरी ओर लगातार ये 50 से ज्यादा लोग वो हैं जो अस्पताल में भर्ती हुए हैं, और अभी इनमें ना जाने कितने ऐसे लोग भी होंगे जो अस्पताल तक नहीं पहुंचे। और सबसे बड़ी सवाल इसमें ये भी है कि आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में कुट्टू का आटा जो कि पूरी तरह से मिलावटखोर था, वो अभी कितने और लोगों को बीमार कर सकता है, ये तमाम सवाल है जी। क्योंकि जितेंद्र, ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने किसी एक ही दुकान से ये लिया हो, अलग अलग गांव के अलग अलग लोग हैं, तो जाहिर है बड़े पैमाने पे अलग अलग दुकानों में इस तरह की मिलावट हुई है। जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से इन्होंने जो बताया जा रहा है कि सब अलग अलग गांव के हैं और जिनकी जो दूरी है लगभग किसी के 5 किलोमीटर दूर से है, कोई 10 किलोमीटर दूर से है,
लेकिन फिर भी ये कुत्तों का आटा खाने से बीमार हुए। इससे सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने ये आती है कि ये दुकानों के पैमानों पर जो है ये मिलावट नहीं हुई है, ये एक बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट हुई है, जो कि उसके बाद वो सप्लायर के द्वारा ये दुकानों तक सप्लाई किया जाता है या फिर खुद जो दुकानदार है वो सप्लायर से लेकर आते। तमाम ऐसी चीजें हैं कि एक तरह से कहा जा सकता है कि काफी बड़ा ये नेटवर्क रहा है गाजियाबाद के मोदी नगर में, जहां ये कुट्टू का आटा खपाया गया है। डॉक्टर्स का क्या कहना है? करीब कितने लोग अस्पताल में हैं, उनकी हालत कैसी है और क्या वजह उनकी उसकी क्या मिलावटी आटा जो है वही खाने से उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी, किस तरह की हालत उनकी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो डॉक्टर्स का कहना है, आखिरकार हालांकि इसमें ऑफिशियल बाइट तो उन्होंने अभी तक रिलीज नहीं किए, लेकिन गाजियाबाद के देहात इलाके में अलग अलग अस्पतालों में जो है मरीज भर्ती है, उनमें सबसे कॉमन बात यही है कि कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए। और सबसे बड़ी बात, पहला नवरात्रा था और उसके बाद जैसे जैसे लोगों ने कुट्टू का आटे का सेवन किया और धीरे धीरे जो है शाम तक इनकी हालत बिगड़ने लगी और आज ये अस्पताल में भर्ती है। शुक्रिया जितेंद्र जानकारी के लिए। तो ये करीब 50 लोग बीमार और इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोदी नगर के निवाड़ी थाना क्षेत्र के कई गांव हैं जहां के करीब 50 से ज्यादा लोग जो हैं अचानक बीमार हो गए और बताया जा रहा है कि इन्होंने मिलावटी कुट्टू का आटे का सेवन किया था, जिसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ी। खबर रामपुर से है, जहां बच्ची से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है और पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पड़ोस की बच्ची को अपहरण करने के बाद उसके साथ हैवानियत की थी। 2.5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत करने वाला हैवान पुलिस के हत्थे लगा है और मुठभेड़ हुई, जिसके बाद यह घायल हुआ, इसे शिकंजे में लिया है। ढाई साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की बहुत जघन्य वारदात हुई थी। रात में हम पूरे दलबल के साथ मौके पे गए, अपने सीओज के साथ, एडिशनल के साथ पूरी टीम लेके गए और जानकारी में आया बच्ची की हालत बहुत ख़राब थी। उसको प्राथमिक उपचार करा करके जिला अस्पताल ले आए। वहाँ से भी मदद नहीं मिल पाई पूरी, तो जो यहाँ दवा इलाज हो पाया उसके बाद फिर उसको भर्ती कराएं मुरादाबाद में। सबसे पहला ध्यान दिए कि उस बच्ची की जान बचे, उसका उपचार हो। उसके बाद फिर तत्काल अभियोग पंजीकृत कराया और जो करीब 30 साल उसकी उम्र होगी, खेमकरण सैनी है, उसकी तलाश में हम लोग जुट गए, क्योंकि वारदात इतनी जघन्य थी, हृदय विदारक थी कि बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था। रात में ही पूरी कॉम्बिंग किए और अभी मैं तो वापस चला आया, फिर सवेरे हमारी टीम लगी रही और अभी सूचना भी मिली है कि मुठभेड़ में उसको गिरफ्तार किया गया है। गोली भी चलानी पड़ी है, वो जंगलों में भाग गया था, जंगल में गए फिर भागते भागते कभी यहाँ कभी वहाँ, तो अभी शायद वो कहीं भागने की फिराक में शहर के आसपास ही कहीं वो पकड़ा गया है। तो एक बड़ा क्रूरतम घटना का उदाहरण था, लेकिन पुलिस ने अच्छी कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया और उसका उपचार करा। और हरदोई के मंझिला थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड का जायजा लेने आईजी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने घटना के चश्मदीद से बात की और इस पर गंभीर घायल चश्मदीद ने गांव के 3 लोगों को पहचानने की बात कही है। आईजी ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन पीड़ित को दिया है। अभी इस हत्याकांड की तफ्तीश की जा रही है और जो एक व्यक्ति इंजर्ड हुआ है, जो वहाँ पर मौजूद था घटना के समय और बच गया था, तो उसने जो तथ्य बताए हैं उनकी हम छानबीन कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी हैं, जो सुराग हमें मिले हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कारण सर क्या बताया गया है घटना का? अभी तक जो कारण बताया जा रहा है वो गांव में जो प्रधानी की कुछ रंजिश की बात सामने आई है, उसी के चलते ये घटना कारित किया जाना बताया गया है। तो उसकी तफ्तीश हम पूरी तरह से कर रहे हैं और साक्ष्य एकत्रित करके सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कैसे घटना कारित की गई? जो घटना है, मोटरसाइकिल पे 3 व्यक्ति आ रहे थे और बता रहे हैं कि सामने से बोलेरो गाड़ी में जो अभियुक्त पक्ष थे उसके कुछ लोग थे जिन्होंने सामने से टक्कर मारी और उसके बाद लाठी डंडों से, हॉकी स्टिक वगैरह से इन पे प्रहार किया है। और कानपुर में छेड़छाड़ के विरोध में जमकर मारपीट और तोड़फोड़ हुई। मामला कल्याणपुर थाना इलाके के यूपी 78 नाम से बन गए चाय कैफे का है और बताया जा रहा है कि कैफे के युवकों ने युवती से छेड़छाड़ की और जब युवती के भाई ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई, यहां तक कि युवती को भी पीटा गया।
बताया जा रहा है कि इस कैफे पे आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं। पुलिस तब जानते हुए भी अनजान बनी हुई है। खबर कानपुर से है, जहां करौली सरकार के लवकुश आश्रम पे रात को पुलिस पहुंची और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मामले की जांच पड़ताल की। करौली बाबा के सेवादार से पूछताछ की। नोएडा स्थित डॉक्टर सिद्धार्थ के घर पर भी टीम जाएगी और सिद्धार्थ से भी घटना से संबंधित साक्ष्य जुटाएगी पुलिस। चूंकि डॉक्टर सिद्धार्थ ने मारपीट का आरोप लगाया था कि उन्होंने जब चमत्कार को चैलेंज किया बाबा के, तो उनके जो समर्थक थे उन्होंने उनके साथ मारपीट की। एक वीडियो भी वायरल हो रहा था। और हमीरपुर में दो पक्षों के विवाद में कई राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फायरिंग से गांव में फिलहाल दहशत है। बोधा कोतवाली के रिवन गांव का यह मामला है, जहां विवाद इतना बढ़ गया कि गोलियां तक चलने लगी और इस फायरिंग में कई लोग दोनों पक्ष के घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है ताकि अब हालात और ज्यादा खराब ना हो। पुलिस मामले में जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है। और बिजनौर में एक युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और जंगल में खून से लथपथ युवक का शव बरामद हुआ है। 2 दिन से युवक लापता था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और पुलिस ने इस मामले में हत्या का ही केस दर्ज किया है। चूंकि शव को देखकर प्रथम दृष्टा यही नजर आ रहा है कि युवक पे कई वार किए गए, खून से लथपथ ये शव था और अब पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि ये पता चल पाए कि किसने और क्यों इस युवक की हत्या की। इस तारीख को थाना बड़ापुर में राम कुमार निवासी ढीकली द्वारा सूचना दी गई कि उनके बेटे मुकेश कल से गायब है। थाने पर तत्काल गुमशुदगी दर्ज की गई तथा उनके बेटे की खोजबीन जारी की गई। उसी के क्रम में शाम को 6 बजे सूचना प्राप्त हुई कि अब्दुल्लापुर कुरैशी के जंगलों में एक डेड बॉडी मिली हुई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। बॉडी की शिनाख्त मुकेश सन ऑफ राम कुमार के रूप में हुई। बॉडी को तत्काल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। खबर अमरोहा से है, जहां 2 बाइकों की आमने सामने से टक्कर हो गई और इस हादसे में दोनों बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और परिवारों में दोनों में मातम पसरा है। हसनपुर थाना के रहरा मार्ग का यह मामला है, जहां 2 बाइकें आमने सामने से टक्कर हुई। उसमें दोनों बाइकों पर 2 युवक अलग अलग सवार थे, जिन्होंने दम तोड़ दिया। तो हसनपुर थाना के पास ये हादसा हुआ और कई बार कहीं पे तेज रफ्तार, कहीं पे नशे में वाहन चलाना, कहीं पर जल्दबाजी, कहीं नियमों की अनदेखी, कहीं लापरवाही, कुछ ऐसे कारण हैं जिसके चलते सड़क हादसे होते हैं। और जब बाइक ही आमने सामने से टकराए तो जाहिर है 2 में से किसी एक की बड़ी लापरवाही, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। और यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।